नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। बी आर गवई साहब जो भारत के चीफ जस्टिस हैं, उनका एक बयान आया है। एक पिटिशनर थे जो खजुराहो के एक लॉर्ड विष्णु की एक स्टैच्यू है, उसका सर अलग कर दिया था। ये मुगलों के दौर में हुआ कि उसका सर अलग कर दिया गया। तो उसके रिस्टोरेशन की माँग करते हुए वो गए थे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। अब रिस्टोरेशन की माँग करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी मुगल दरगाहें हैं, जिनको रिस्टोर किया गया है, ठीक है? बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स भी थे, जिनको रिस्टोर किया गया है। पुरानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, रिस्टोरेशन एक आम प्रोसेस है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये कोर्ट नहीं देखता, बल्कि ये जो सारी ज़िम्मेदारी है भारत में, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की होती है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की होती है, ठीक है? तो पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सीजेआई गवई साहब उनकी बात सुनते हैं और अब भैया सुप्रीम कोर्ट का काम तो है नहीं ये, बात बहुत सही है कि हाँ यार, काम तो एएसआई का है। पर उसको डिसमिस करते हुए चुपचाप मतलब आप 2 सिनेरियो समझिए कि एक तो सुप्रीम कोर्ट में गवई साहब ये बोलते कि नो, वी आर नॉट द एंटाइटल्ड अथॉरिटी टू डू फॉर दिस रेस्टोरेशन एंड यू शुड गो टू द एएसआई। ठीक है, एक ये तरीका हो सकता था। पर बी आर गवई साहब ने जो तरीका अपनाया वो तरीका गलत था। आप इसको ऐसे समझिए कि एक ही बात बोलने के अलग-अलग तरीके होते हैं, है ना? जैसे कि मतलब जैसे मैं गवई साहब को बोल दूँ कि तुम चूतिया हो, तो एक ये तरीका हो सकता है। पर फिर मैं इसको थोड़ा-सा अगर मैं एकेडमिकली और अच्छा कलर देके बोलूँ, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि बी आर गवई साहब हैज़ लैक ऑफ इंटेलेक्ट और ऐसे अंग्रेजी के वर्ड ठूँस के मैं वो चूतिया शब्द को उससे रिप्लेस कर सकता हूँ। क्योंकि भाई मतलब अब हरकतें थोड़ी-सी वैसी हैं, पर हाँ, तो मैं मतलब किसी को चूतिया बोलने की जगह उसको इंटेलेक्चुअली लो या इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट इस टाइप के इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर दूँगा। इट विल लुक मोर सोफिस्टिकेटेड, मोर डिसेंट। तो गवई साहब और मैं चूतिया क्यों बोलूँगा? क्योंकि भाई मैं गुस्से में हूँ। अगर मैं गुस्से में होऊँगा तब चूतिया बोलूँगा। तो ऐसा ही बी आर गवई साहब के साथ हुआ। अब वो पिटिशनर को सुन रहे थे और उनके अंदर ये एक प्रकार का गुस्सा, एक प्रकार की हेट है हिंदू धर्म के लिए और वो क्यों है, आज मैं उसकी पूरी स्टोरी सुनाने आया हूँ आपको। पूरी हिस्ट्री बताऊँगा। मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है, पर कोई बात नहीं। ये ऐसा क्यों होता है, इसकी मैं आपको पूरी ही स्टोरी बताऊँगा। ये एक हिस्ट्री है, ये जो आप देखते हैं ना कि इंडिया में हिंदू धर्म को कोई भी कभी भी गाली दे सकता है। मतलब एक अभी एक यूपी की एक सिंगर का भी वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो दुर्गा जी को कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए संबोधित कर रही हैं। इसके अलावा आपने उदयनिधि स्टालिन जो एमके स्टालिन का बेटा है, डीएमके पार्टी वाला, उसको सुना होगा, है ना? तो ये सब क्यों ऐसा होता है? ये लोग क्यों ऐसे सनातन धर्म एक बीमारी है और इस तरह की बातें तो ये क्यों होती हैं? ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा-सा एक ये बताता हूँ कि बी आर गवई साहब ने बोला क्या? बी आर गवई साहब ने बोला कि तुम तो बहुत बड़े विष्णु भक्त हो, जाओ अपने विष्णु से जाकर बोलो कि भैया रिस्टोर कर दें। तो एक तरीका ये हो सकता था कि भाई इफ यू हैव फेथ इन इट यू शुड गो टू द राइट प्लेस, है ना? जैसे कि मैंने बताया एग्ज़ाम्पल दिया। तो इसी तरीके की बात है कि मतलब पर बात वही है ना कि बी आर गवई साहब जो हैं वो ड्रिवन हैं आउट ऑफ हेट। अब इस हेट का मैं आपको कारण बताता हूँ, इसकी पूरी हिस्ट्री की अपन शुरुआत करते हैं। देखो, भारत में यूँ कहना चाहिए कि जब ब्रिटिश साम्राज्य आया, उसके पहले इस्लामिक शिक्षा थी, उसके पहले ज़्यादातर वैदिक शिक्षा थी और बुद्धिस्ट शिक्षा थी। तो 3-4 प्रकार के करिकुलम हुआ करते थे, जो रिलिजियसली ड्रिवन थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में ये गुरुकुल सिस्टम, पाठशाला सिस्टम हुआ करता था, ठीक? फिर धीरे-धीरे भारत में ब्रिटिश आते हैं और ब्रिटिश आना तो वैसे सन 1500 में ही 15वीं मतलब 16th सेंचुरी में ही आना शुरू कर चुके थे। पर वो अपनी जड़ें जमाने में उनको करीब-करीब 200 250 साल लगते हैं और ब्रिटिश की पहली जड़ जमती है बंगाल में जाकर। बंगाल में कैसे जमती है? बंगाल में होता है भैया बैटल ऑफ प्लासी जिसमें जो बंगाल का नवाब था, उसको ब्रिटिश हरा देते हैं और पहली बार कोई इंडियन टेरिटरी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाती है और वो होता है बंगाल। अभी बंगाल में जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो भाई देखो ऐसा है ब्रिटिश के बारे में आप ऐसे समझिए कि ब्रिटिश सबसे पहले आए तो कंक्वेस्ट किए, ठीक है? कंसोलिडेशन एक तरीके से उन्होंने किया मतलब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस सबसे पहले हुआ, फिर कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया हुआ। तो उसमें उन्होंने किसी को जीता,
किसी को मार दिया, किसी का बच्चा नहीं था, सक्सेसर की कमी में अपनी डॉक्ट्रिन लगा के हड़प लिया, कभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दिया। तो ऐसे अलग-अलग कभी डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस लगा दिया। तो इस तरीके के अलग-अलग प्रयोग किए गए बेंटिक के द्वारा, कभी अ, विल लेज़ली के द्वारा, ठीक है? तो इस तरीके से धीरे-धीरे भारत में कंसोलिडेशन हो गया। पर जब एक बार ये कंसोलिडेशन हो गया तो भाई अब उस एरिया को एडमिनिस्टर भी करना है। जब उस एरिया को एडमिनिस्टर करना है तो उस एडमिनिस्ट्रेशन में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग होगी एडुकेशन। अभी एजुकेशन में आप ऐसे समझिए कि जब ब्रिटिश एक बार वहाँ पर एस्टेब्लिश हो गए 1770s में, फिर ब्रिटिश ने पहला कॉलेज खोला वहाँ पर। 2 शुरुआती कॉलेज खोले गए, जो कि बंगाल में खोले गए। तो ये 1770s की बात है, जब ब्रिटिश कॉलेज वहाँ पर खोले गए। एक था कलकत्ता मदरसा और दूसरा था हिंदू कॉलेज। तो इस तरीके से 2 अलग-अलग, हिंदूज़ का अलग एक कॉलेज और मुस्लिम्स का एक अलग कॉलेज खोला गया। ठीक है? अभी इसके बाद थोड़ा और आगे जाएँगे तो आपको समझ में आएगा कि 1817 में कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज खुलता है। 1818 में एक श्री रामपुर कॉलेज खुलता है। इस तरीके से बहुत सारे कॉलेज खुलते हैं, पर सबसे बड़ी चीज़ होती है 1857 में। भारत में ब्रिटिश का जो रूल था वो 3 जगह मुख्य रूप से 3 उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे। एक था कलकत्ता या बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरी थी मद्रास प्रेसिडेंसी और तीसरी थी अपनी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो 1857 में 3 प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटीज़ खोली गईं। इसके पहले 1845 में एक चीज़ और हुई थी कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट और मैकॉलीज़ मिनट वगैरह आ चुका था, ठीक है? तो इसके कारण क्या हुआ कि भैया धीरे-धीरे इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत हुई। अब जो इंग्लिश एजुकेशन की इंडिया में शुरुआत हुई, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इंग्लिश में सिखाया क्या गया? तो इंग्लिश में वेस्टर्न साइंसेज़, फिलॉसफी, लिबरल आर्ट्स, लॉ वगैरह सिखाए गए। इन लोगों ने जॉब्स क्या करी? गवर्नमेंट क्लर्क बने, टीचर्स बने। ये इंडियंस हैं जो अब धीरे-धीरे मतलब 1770s से इनकी पढ़ाई धीरे-धीरे इंडियन मतलब चालू होती है, ब्रिटिश सिस्टम में जाना शुरू करते हैं, इंग्लिश की एजुकेशन लेना चालू करते हैं और धीरे-धीरे ये आप देखेंगे कि 20 साल में ये जो पैदावार है, ये होती दिखाई देगी आपको। 1810, 1820s में आपको ये पूरी पैदावार एक प्रॉपर तरीके से होती दिखाई देगी। 1835 में फिर लॉर्ड मैकॉले का इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भी आ गया। ठीक है, एल्फिंस्टन कॉलेज ऐसे करके अलग-अलग कॉलेज वो किए गए। अब मैं बताता हूँ इन कॉलेजेस में जो लोग पढ़कर निकले, उसको मिडल क्लास वेस्टर्न एजुकेटेड मिडल क्लास कहा गया। उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया वेस्टर्न एजुकेटेड मिडल क्लास WEMC। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि भाई एक तो वो वेस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं यानी फिलॉसफी, लिबरल आर्ट्स, लिबरलिज़्म वगैरह-वगैरह चीज़ें, ठीक है? इसके अलावा वो मिडल क्लास इसलिए हो गए क्योंकि जब उन्होंने इंग्लिश पढ़ ली, तो वो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब्स करने लगे। वो वहाँ पर पढ़ाई करने लगे। अब पढ़ाई इसलिए मतलब माफ़ कीजिएगा नौकरियाँ करने लगे, तो क्लर्क बन गए, लॉयर्स बन गए, है ना? इस तरीके से अलग-अलग कई तो सिविल सर्विसेज़ में भी चले गए बाद-बाद के समय में। तो धीरे-धीरे इंडियंस जो थे वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनने लगे। अभी ये वेस्टर्न एजुकेटेड मिडल क्लास एक तरीके से भारत में पुनर्जीवन लेके आएगी या पुनर्जागरण लेके आएगी या जिसको रेनेसां कह सकते हैं। ऐसा जो भी होगा ये वेस्टर्न एजुकेटेड मिडल क्लास के ज़रिए होगा। कारण क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने वहाँ के थॉट्स लिए हैं, यूरोप के थॉट्स लिए हैं, वेस्ट के थॉट्स लिए हैं और वेस्ट में फिलॉसफी अच्छी खासी एस्टेब्लिश्ड थी। आप जानते हैं कि भाई वेस्ट में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका था उस समय तक और जिसमें लिबर्टी का, इक्वालिटी का वगैरह-वगैरह बहुत सारे थॉट्स आए थे। जब इंडियंस को ये पता चला, तो इंडियंस में भी धीरे-धीरे ये बात जागी कि भैया जो हमारा ये सिस्टम चला आ रहा है, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, मतलब जो रिलीजियस चला आ रहा है, डॉगमा चला आ रहा है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसका विरोध करने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे कि यही वेस्टर्न एजुकेटेड मिडल क्लास जो है, ये ना सिर्फ़ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में अपना योगदान देगी, यानी कि जितने भी धार्मिक सुधार आंदोलन आप सुनते होंगे, है ना? तो ये लोग ना सिर्फ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में अपना योगदान देते हैं, बल्कि देश में राष्ट्रवाद एक जो मॉडर्न नेशनलिज्म है उसको जगाने में भी ये लोग अपना बहुत अच्छा खासा सहयोग देते हैं। ठीक है? तो इनमें जो कुछ सबसे खास लोग थे, मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल राजा राम मोहन रॉय, ये 1772 से सन 1833 तक जिए थे। इनने क्या किया था आपने सुना होगा ब्रह्म समाज सुना होगा, ठीक है? ये सती प्रथा, चाइल्ड मैरेज वगैरह के खिलाफ लड़े थे। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में सुने होंगे, वो भी बंगाल के ही रहने वाले थे। उनका जन्म 1820 से 91 से बीच में था। आपको समझ में आएगा कि ये काम बहुत तेज़ी से 1820s 1830s में हो रहा था। इंडिया में एक रेनेसां आ रहा था, इंडिया में वेस्टर्न लिबरल थॉट आ रहा था
और धीरे-धीरे ये जो पुराना रिलीजियस डॉगमा था, गंदगी थी, मतलब एज ऑफ कंसेंट को बढ़ाने की बात हो या विडो रीमैरिज हो, सती प्रथा का खत्म करना हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें धीरे-धीरे इंडियंस ही शुरू कर रहे थे, ठीक है? फिर इसके बाद आप देखेंगे दादा भाई नौरोजी, ये बॉम्बे के रहने वाले थे। ये वन ऑफ द अर्लीएस्ट नेशनलिस्ट थे। इन्होंने एक थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो बताती थी कि भैया अंग्रेज़ कैसे भारत को लूट रहे हैं। इसके बाद आपने जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे के बारे में सुना होगा, हैं? उन्होंने एक इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनाई। फिर एक मुसलमान थे सैयद अहमद खान, ये कौन थे? ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड मोहम्मदन जिसको आज की डेट में हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं, एएमयू। तब ये सैयद अहमद खान ने इसको शुरू किया था। सैयद अहमद खान साहब का जन्म भी 1817 में हुआ था और सैयद अहमद खान ने उस समय जब इसको शुरू किया था, तो वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ने शुरू किया। अब मैं ज़रा आपको ये बताता हूँ कि भैया इन लोगों ने क्या-क्या अचीव किया इंडिया में, यानी कि ऐसी क्या-क्या चीज़ें थी, जो इन लोगों ने अचीव करी। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले 1829 में सती प्रथा का एबॉलिशन होता है। फिर 1856 में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट बनता है, ठीक है? और इसके बाद राजा राम मोहन रॉय इन सब लोग जितने भी वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, इन्होंने मॉडर्न वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट करने की बातें करी। इसमें आप पंडिता रमाबाई, रुकमाबाई ऐसे करके बहुत सारे लोगों को देखेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद एज ऑफ कंसेंट फॉर मैरिज को बढ़ा दिया गया। पहले ये 10-11 साल हुआ करती थी, पर इसको बढ़ा दिया गया, ठीक है? जातिवाद पे भी अच्छा खासा हिट किया गया जो गलत था और उसपे अच्छा खासा हिट हुआ, ठीक है? पर दिक्कत धीरे-धीरे यहीं से शुरू हुई। अब तक तो ये सब बहुत अच्छा चल रहा था। पर क्या हुआ जब धीरे-धीरे ये चीज़ और बाहर बढ़ी तो ये जो वेस्टर्न एजुकेटेड मिडल क्लास है ये जनरेशन अब एक जनरेशन तैयार हो चुकी है, फिर अगली जनरेशन, फिर अगली जनरेशन। तो इसकी अगली जनरेशन में धीरे-धीरे अब रिफॉर्मर्स जो थे वो मूल रूप से 2 ग्रुप्स में बँट गए। एक ग्रुप था जो कंस्ट्रक्टिविस्ट था और एक ग्रुप था जो डिस्ट्रक्टिविस्ट या रिजेक्शनिस्ट था। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लो कि जब एक लेफ्ट विंगर मोदी जी का क्रिटिसिज्म करता है, तो वो बोलता है कि इससे बेकार, इससे बुरा प्रधानमंत्री नहीं मिला, ठीक है? और ये मतलब देश के लिए डिस्ग्रेस है, इस टाइप का टोटल रिजेक्शन वाला क्रिटिसिज्म होता है। जबकि आप एक राइट विंगर को जब मोदी का क्रिटिसिज्म करते हुए देखोगे, तो वो कुछ मुद्दों वाइज़ मतलब क्रिटिसिज्म करेगा, जैसे कि भाई बीसीसीआई ने क्रिकेट खेलने से इनकार क्यों नहीं किया? या फिर पहलगाम हमले पर रोक क्यों लगा दी गई? या फिर ये जो अभी सड़कें हैं, इनका बुरा हाल क्या है? तो इस टाइप का मुद्दे चुन के, टोटल नहीं मतलब टोटल कंप्लीट एक रिजेक्शन नहीं करेगा कंस्ट्रक्टिविस्ट की भैया ठीक है, इट इज़ नॉट दैट वी डोंट लाइक यू, इट इज़ नॉट दैट वी अपोज़ यू, पर भैया ये दिक्कतें हैं एंड दीज़ आर नेसेसरी टू बी सॉर्टेड, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल एक अजीत भारती को आप देखते होंगे, पर दूसरी ओर रवीश कुमार हैं, अजीत अंजुम लोग हैं, इनका थोड़ा-सा रिजेक्शनिस्ट वाला सिस्टम है। तो अब मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि अब जो ये रिफॉर्मर्स हुए, तो इसमें हुए कुछ कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो रिलीजन के उसमें रहते हुए, स्ट्रक्चर में रहते हुए उसको रिफॉर्म की बात करने के लिए वो करते हैं, है ना? जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने हिंदुइज़्म को प्यूरिफाई करने की बात करी, रिजेक्ट करने की बात नहीं करी। उन्होंने रेशनल वेदांता की बात करी, जैसे कि आज आचार्य प्रशांत करते हैं, ठीक है? आचार्य प्रशांत भी एक कंस्ट्रक्टिविज़्म के एग्ज़ाम्पल हैं। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने भी ऐसी ही बातें करी। फिर सैयद अहमद खान हैं, उन्होंने भी इस्लाम में रिफ़ॉर्म की बात करी, इस्लाम को खत्म करने की बात नहीं करी। पर फिर कुछ आए डिस्ट्रक्टिविस्ट रिफॉर्मर्स और जड़ समस्या थोड़ी-सी इधर से ही चालू हुई। अब डिस्ट्रक्टिविस्ट रिफॉर्मर में जैसे कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल हैं ज्योतिराव फुले। अब इनने क्या किया ये इन्होंने जो कास्ट सिस्टम था, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था, ठीक है? इसको खासा विरोध किया, ठीक है? सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। फिर आईं पंडिता रमाबाई, जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया हिंदू जो प्रैक्टिसेज़ थी, पैट्रियार्कल प्रैक्टिसेज़ थी और इसके अलावा इन्होंने क्रिश्चियनिटी में अपना धर्म भी परिवर्तित कर लिया। इसके अलावा आप देखेंगे कि साउथ में एक बहुत बड़े हुए पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, है ना? इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एक आत्म सुधार आंदोलन की शुरुआत करी। हिंदुइज़्म को क्लियर कट ओपन रिजेक्शन किया। कास्ट और प्रीस्टहुड को रिजेक्शन किया, ठीक है? पर द्रविडियन आइडेंटिटी की बात भी करी। अब मैं बताता हूँ, ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे ना, ये हिंदू धर्म के खिलाफ मतलब इस तरीके से एक ऐसी अप्रोच से नहीं बात करते थे कि भाई जैसे गाली दे, धर्म को गाली देना या हेट की तरह। पर जो डिस्ट्रक्टिविस्ट रिफॉर्मर थे, उनका बहुत क्लियर कट अटैक था और वो बिल्कुल सही भी था, वो ज़रूरी भी था। डिस्ट्रक्टिविस्ट अपनी पोज़ीशन के लिए बहुत जस्टिफाइड है, उनकी जो पोज़ीशन है वो बहुत सही है, ठीक है?
तो पर बात क्या होती है कि जब भी कोई चीज़ धीरे-धीरे जब वो मासेस तक पहुँचती है, तो वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। और ये डिस्टॉर्शन ऐसा हुआ कि धीरे-धीरे जिस ब्राह्मणिकल डोमिनेंस की बात कर रहे थे, लोग उसको रिफ़ॉर्म करने की जगह मतलब एंटी ब्राह्मण टाइप की एक बात हो गई। इसलिए आप देखेंगे कि द्रविडियन मूवमेंट में आप इसका बहुत क्लियर कट एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि वो एंटी सनातन हो गए। यानी कि वो रिफ़ॉर्म की बात नहीं करते, वो ख़त्म करना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि दिस आइडियोलॉजी हैज़ टू बी अपरूटेड। द्रविडियनिज़्म ही सच है और ये जो आइडियोलॉजी है ये गलत है, इसको अप्रूव करने की ज़रूरत है। तो धीरे-धीरे मेरे कहने का ये मतलब है कि भाई वहाँ से तो इसीलिए आप देखेंगे कि अब ऐसा बहुत ज़्यादा हो गया कि भाई ब्राह्मण अंधा विरो अंधा विरोध करो एक तरीके से सीधे। मतलब भाई कि ये गलत है और सही भी है, पर रिफ़ॉर्म मतलब क्रिटिसिज़्म का एक तरीका होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देखे होंगे आपके आस-पड़ोस में कुछ लोग ऐसे कुछ एलीट टाइप के लोग होते हैं, जो इसको एक स्टेटस महसूस करते हैं। यानी कि अगर हिंदू धर्म को कोई क्रिटिसाइज़ करे, हिंदू धर्म को कोई गाली दे, तो ये एक स्टेटस की तरह फ़ील किया जाता है। अभी आप नवरात्रि में देखेंगे कि मूर्ति क्यों बनाते हो? मिट्टी की मूर्ति बनाते हो, पानी में बहाते हो, मतलब लॉजिकल बातें करना। जबकि इसका दूसरा पक्ष और बहुत ज़रूरी पक्ष ये है कि भैया उस मिट्टी की मूर्ति को बनाने से लेकर और उसको उसका जो पूरा त्योहार का एक चक्र होता है ना, उसमें बहुत सारे लोगों की जीविकाएँ जुड़ी होती हैं। उसमें एक सेंस ऑफ कल्चर जुड़ा होता है और उस कल्चरल सेंस की ज़रूरत ये है, आप ऐसे समझिए कि अगर एक भी त्योहार ना हो, नवरात्रि में लोग गैदर होते हैं, दशहरे में लोग गैदर होते हैं एक जगहों पर। तो ये गैदरिंग्स के तरीके हैं और सोशल गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सोशल कैपिटल जो है समाज में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मिट्टी की मूर्तियाँ बनती हैं, तो उसमें एक कुम्हार को जीविका मिलती है। वो मूर्तियाँ बनाता है, उनको बेचकर पैसे कमाता है। फिर जब उसमें फूल आते हैं, तो उससे फूल वालों का धंधा होता है। जो बहुत सारे फूल की दुकान लगाने वाले होते हैं, उनका धंधा होता है। जो नारियल खरीदे जाते हैं, तो उससे नारियल की सप्लाई बढ़ती है। तो आप समझ रहे हैं इट इज़ एन इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट रिलिजन। थोड़ी-सी ये चीज़ें भी हैं। पर क्या होता है कि जब कोई विरोध करता है वो और ये लोग के साथ ऐसा भी है कि दे डू नॉट और एक होती है भाई जेन्युइन कंसिडरेशन धर्म के लिए, कि ठीक है यार कुछ गलत है। जैसे कि मैं जेन्युइन कंसिडरेशन से अगर बात करूँ, तो मेरे को ये सच में लगता है कि भाई जिस प्रकार से गणेश जी की मूर्तियों को आप पानी में क्रेन से छोड़ देते हो, जेसीबी से पटक देते हो नीचे, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये बहुत गलत बात है। तो एक होती है ये जेन्युइन कंसिडरेशन और एक होता है गाली देना, छुट्टा गाली देना कि क्या साले मिट्टी की मूर्तियाँ पूज रहे हो, एक ये वाला तरीका होता है। तो इन दोनों में फ़र्क है। बात शायद हो सकता है कि अगर उसको टेक्निकल सेंस में देखा जाए, चैट जीपीटी में डालो तो वो जब चैट जीपीटी को उसको कॉम्प्रिहेंड करने को कहा जाए, तो वो बात सेम ही निकल के आएगी। पर एक होता है आउट ऑफ हेट, समझ रहे हो? एक आउट ऑफ हेट होता है और एक होता है आउट ऑफ जेन्युइन कंसिडरेशन। आई एम नॉट हेटिंग ऑन द रिलिजन, बट आई जेन्युइनली कंसिडर कि भैया वो मूर्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि कई बार साउंड सिस्टम से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। किन लोगों को अगर मान लो किसी हॉस्पिटल के पास है या फिर अगर आप 12 बजे रात से बाहर ज़्यादा बजा रहे हो, तो मैं जेन्युइन कंसिडरेशन से ये मानता हूँ कि हाँ भाई, ऐसी जगह जो सेंसिटिव हैं या किसी हॉस्पिटल, मान लो बाजू में कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, आपने यहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई हैं और आप 12-12, 1-1 बजे तक बजा रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर ऐसी जगहों में धार्मिक लोगों को भी दूसरे लोगों की भावनाओं की सम्मान करने की पूरी ज़रूरत है। पर एक तरीका होता है चोंगा फाड़ देते हैं, है ना? वो एक आपने वो देखा होगा, मैं आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, साले चोंगा फाड़ते रहते हैं, इनको शर्म नहीं आती है, आडंबर वाले हैं, ये वो इस टाइप का गाली देने वाला, माँ-बहन भी करते हैं मतलब लोग, मैंने तो देखा है, मैंने अपने घरों में देखा है। तो इस प्रकार के लोग होते हैं। तो मैं ये समझाने की आपको डिफरेंस कोशिश कर रहा था। अब धीरे-धीरे इसमें ये जो रिजेक्शनिस्ट वाला मूवमेंट था, ये भी बहुत तेज़ बना और ये रिजेक्शनिस्ट मूवमेंट ने ना लोगों में जेन्युइन कंसिडरेशन डालने की जगह एक गुस्सा भरा, एक हेट भरी धर्म के खिलाफ, है ना? जबकि गुस्से से सॉल्व नहीं होती हैं चीज़ें। राजा राम मोहन रॉय ने कितना मतलब उनको तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, पर वो गुस्से से तो नहीं अप्रोच करते थे धर्म को। उनकी अप्रोच वेदांता की थी, रैशनल चीज़ों की थी, है ना? वो हर चीज़ को रिजेक्ट नहीं करते थे। वो गलत को गलत बोलते थे, मनुस्मृति गलत है तो गलत है, पर वेद उपनिषद में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, गीता में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो है इस टाइप की बात। तो ये होती है एक रैशनल और एक होता है वो टोटल अपोज़िशन। तो ये जो बहुत सारी भीड़ है, ये टोटल अपोज़िशन की है। इस टोटल अपोज़िशन को 1900s में या यूँ कहें कि 20वीं शताब्दी में किसी ने सबसे ज़्यादा ऊँचा किया, तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी भी एक रिजेक्शनिस्ट वो थे, मतलब सोशल रिफॉर्मर थे। वो हिंदू धर्म को टोटल
रिजेक्ट किया करते थे, ये उनका तरीका था। आपको कुछ एविडेंसेस भी देता हूँ कि ये कैसे हो रहा था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ज्योतिबा फुले जी कहती हैं कि ब्राह्मिन्स हैव फॉर एजेस डिसीव्ड द शूद्रास बाय मेकिंग देम इग्नोरेंट। ठीक है, तो ये बात ठीक है, पर वही है कि भाई जब ये मासेस तक पहुँचती है ना ये चीज़ें, तो मासेस में गुस्सा भरती हैं, हेट भरती हैं दूसरे के प्रति। फिर इसके बाद एक एग्ज़ाम्पल है पंडिता रमाबाई का, द हिंदू स्क्रिप्चर्स आर द रूट ऑफ ऑपरेशन ऑफ वुमेन। एज़ लॉन्ग एज़ दे गाइड सोसाइटी वुमेन विल रिमेन स्लेव्स। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। फिर पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर तो बहुत बड़े एक्सट्रीमिस्ट थे। उनका सीधा कहना था कि देयर इज़ नो गॉड, देयर इज़ नो रिलिजन एंड द प्रीस्ट इज़ एनिमी ऑफ मेन। आप समझ रहे हैं, मतलब पुजारी जो है वो आदमी का दुश्मन है। तो एक तरीके से समझ में दुश्मन की तरह पोर्ट्रे की है। तो ये जो रिजेक्शनिस्ट मूवमेंट था, इसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तूल दिया। और आपको समझ में आएगा कि अंबेडकर जी, जो 1891 में जन्मे थे और 1956 तक जो रहे, वो रिजेक्शनिस्ट रिफॉर्मर्स में आज के समय में सबसे बड़े माने जाते हैं, या सबसे बड़ा योगदान अंबेडकर जी का है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो रिजेक्ट कर रहे थे, पर वही है कि चीज़ें जब मासेज़ में जाती हैं, डिस्टॉर्ट होकर पहुँचती हैं और समस्या हो जाती है। तो उन्होंने रिलीजियस क्रिटिक में ये कहा कि भई ये जो हिंदू धर्म है, वो कास्ट से इनसेपरेबल है। फिर उसके बाद उन्होंने 1927 में महान सत्याग्रह के दौरान मनुस्मृति की पब्लिक बर्निंग्स भी करी। इसके अलावा 1956 में अम्बेडकर जी अपने अंतिम समय में, मतलब 1956 में ही अम्बेडकर जी की मृत्यु हुई थी। वो शहीद हुए, या यूँ कहें कि वो भाई महान व्यक्ति थे वो, उनमें इसमें कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो 1956 में उन्होंने नवायान बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इसकी और कड़ी जोड़ता हूँ मैं, ठीक है? तो मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ आपको, कि भैया अब इसी में धीरे-धीरे फिर कम्युनिस्ट भी जॉइन कर लिए। तो कम्युनिस्ट ने जो कास्ट सिस्टम था उसको क्लास बेस्ड ऑपरेशन से जोड़ने की कोशिश करी। इसलिए आप देखेंगे कि बिहार वगैरह में कम्युनिस्टों ने बहुत सारे ब्राह्मणों और राजपूतों को बुरी तरीके से मारा-काटा। ये जो नक्सलिज़्म है, ये धीरे-धीरे ये जो अपर कास्ट के लोग थे उनके खिलाफ धीरे-धीरे मार-काट चालू हुई। मतलब इस हद तक भड़काया गया, हेट भरी गई कि लोग धीरे-धीरे मार-काट पर आ गए। है ना? तो एक थी कि जेन्युइन रिफॉर्मिस्ट एनर्जी थी, और दूसरी थी भैया कि मारो-काटो वाली, हेट वाली, जो आज भी आप देखते हैं, ठीक है? तो एक चीज़ ये हो गई, तो जेन्युइन वाले थे जैसे कि अम्बेडकर जी वगैरह थे। फिर दूसरा धीरे-धीरे क्या हुआ कि जब पॉलिटिक्स आ गई, अब 47 में जब देश आज़ाद हो गया, तो भैया धीरे-धीरे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी खेल गेम में आ गई। जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स गेम में आई तो चीज़ें और बिगड़ गईं। अभी क्या था कि अब पॉलिटिशियंस ने ये जो रिजेक्शनिस्ट मूवमेंट था ना, इसको पॉलिटिकल टूल बना लिया धीरे-धीरे। तो इसलिए आप देखेंगे कि डीएमके, बहुजन समाजवादी पार्टी, ऐसी बहुत सारी पार्टियाँ भारत में आने लगी, जो इसके खिलाफ बात करने लगी, है ना? और ये सीधे-सीधे मतलब ये डिनाउंस ही करते हैं एक तरीके से रिलिजन को, ठीक है? अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अम्बेडकर जी ने जिस क्या क्या बोलना चाहिए कि जब उन्होंने हिंदू धर्म को डिनाउंस किया, तो उन्होंने 22 वोज़ या 22 प्रतिज्ञाएँ ली। उनके 5 लाख फॉलोअर्स ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में नवायान बुद्धिज़्म को अपनाया। उसमें 22 वोज़ हैं अम्बेडकर जी के, मैं आपको उसकी सबसे पहली वो बताता हूँ। आई शैल हैव नो फेथ इन ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश्वरा, नॉर शैल आई वर्शिप देम। मुझे ब्रह्मा, विष्णु, महेश में किसी प्रकार की कोई फेथ नहीं होगा, मैं उनको वर्शिप नहीं करूँगा। फिर दूसरा है आई शैल हैव नो फेथ इन राम, कृष्ण, फिर नो फेथ इन गौरी, गणपति या अदर हिंदू डीटीज़। फिर मैं श्राद्ध भी नहीं परफ़ॉर्म करूँगा, एंसेस्ट्रल राइट्स नहीं परफ़ॉर्म करूँगा, ठीक है? बुद्ध की जो टीचिंग्स है उनको वायलेट नहीं करूँगा। मैं ब्राह्मिन्स के द्वारा किसी प्रकार की सेरेमनीज़ को ऑर्गेनाइज़ नहीं करूँगा। मैं लोगों की इक्वालिटी में भरोसा करूँगा, एस्टेब्लिश करूँगा इक्वालिटी। बुद्ध जी ने जो नोबल एट फोल्ड पाथ सुझाया है, मैं उस पर चलूँगा। 10 पारामिता होती हैं बुद्धिज़्म में, मैं उन पर चलूँगा। सबके लिए कंपैशन, कुछ चोरी नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करूँगा, शराब नहीं पीऊँगा, मिडल पाथ यानी कि हमेशा एक्सट्रीम और बहुत सॉफ्ट के बीच में एक मिडल पाथ चुनूँगा। ठीक है? हर चीज़ के प्रति कल्टीवेट करूँगा एक सही व्यू और विज़डम, ठीक है? मैं हिंदुइज़्म को रिनाउंस करता हूँ जो कि ह्यूमैनिटी के लिए हार्मफुल है ना? और ह्यूमन काइंड के लिए, मानवता के लिए हार्मफुल है। मैं बुद्धिज़्म में ही बिलीव करता हूँ और बुद्धिज़्म ही ओनली ट्रू रिलिजन है, ठीक है? मैं बिलीव करता हूँ कि मैं एक रिबॉर्न हूँ ह्यूमन बीइंग के तौर पर, और मैं बुद्ध में अपनी रिफ्यूज ढूँढता हूँ।
मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि मैं बुद्धिज़्म के प्रिंसिपल के हिसाब से अपने आप को कंड्यूस करूँगा और मैं अपनी लाइफ़ कंपैशन, लव, अंडरस्टैंडिंग वगैरह से जीऊँगा। अब ये 22 वो थी अम्बेडकर जी की। अब इसमें देखेंगे कि ठीक है, मतलब धर्म अपनाया बहुत सही, पर इसमें एक वो थोड़ा-सा वो एंगर फैक्टर है, मतलब समझ रहे हो? एक एनमिटी टाइप की डेवलप हुई फिर इन लोगों में, जो भी अब इसको अपनाएगा, तो उसमें हिंदू धर्म के प्रति एक एनमिटी डेवलप होगी और ये नहीं होना था। ये रिफ़ॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर ना यार, अगर कोई दूसरी कास्ट का है या मान लो मैं हूँ, मैं अगर किसी सवर्ण ग्रुप से आता हूँ, मेरे खिलाफ एनमिटी या हेट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दिक्कत ये है ना फिर कि अगर हेट होगी, फिर इस तरफ से भी हेट होगी। फिर समाज जो है, अगर अंतिम जो हमारा लक्ष्य है, वो समाज में सहयोग और समरसता बनाना है, पर अगर समाज का जो गैर सवर्ण है, उसके दिमाग में सवर्ण के प्रति हेट भर दी जाएगी। समझ रहे हैं? गुस्सा अलग चीज़ है, पर नफ़रत एक अगर भर दी गई, तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। फिर दोनों के बीच में अल्टीमेट एम तो यही है ना भाई, खत्म, सवर्ण भी इसी देश का हिस्सा है, गैर सवर्ण भी इसी देश का हिस्सा है। तो अल्टीमेटली हल इसमें नहीं है कि सवर्ण पे गुस्सा हो जाओ, अपना अलग कर लो और काम खत्म कर लो। एक सहयोग, समरसता जब तक समाज में नहीं होगी, क्योंकि हर किसी को एक-दूसरे की ज़रूरत है। हम एक ऐसे देश में नहीं रहते कि भैया सवर्ण देश अलग, गैर सवर्ण देश अलग, मुस्लिम देश अलग। चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड हैं, साइक्लिक हैं। तो ऐसे केस में हेट करके काम नहीं चल सकता, ठीक है? तो इस कारण से फिर धीरे-धीरे करके यहाँ पर धीरे-धीरे हेट वगैरह डेवलप हुई। अब मैं आता हूँ बी आर गवई पे। मैंने पूरा लिंक जोड़ा, वेस्टर्न अंग्रेज आए, कंसोलिडेट किया, एजुकेशन स्टार्ट किया, वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास बनी, उन्होंने सोशल रिफॉर्म की बातें करी और नेशनलिज्म की बातें करी। सोशल रिफॉर्म की बातें करते-करते उनमें से बहुत सारे कंस्ट्रक्टिविस्ट हुए, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, जिनने वेदांत की बात करी। आज की डेट में आप आचार्य प्रशांत को ऐसे देख सकते हैं। और बहुत सारे डिस्ट्रक्टिविस्ट भी हुए, रिजेक्शनिस्ट भी हुए, जिन्होंने सीधे-सीधे, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि प्रीस्ट इज़ द एनिमी ऑफ मेन, ये पेरियार का वो था, डायलॉग था। तो ये जो रिजेक्शनिस्ट मूवमेंट था, इसने एक अपर कास्ट के प्रति एनिमिटी डेवलप करी। रिफॉर्म की जगह एनिमिटी, गुस्सा डेवलप किया और यही गुस्सा फिर धीरे-धीरे फिर अम्बेडकर जी के फॉलोअर्स में भी आया। 22 वो उसमें लिखा ही है कि भैया विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा नहीं करेंगे। और अब मैं आता हूँ बी आर गवई पे, इसको खटाक से बी आर गवई साहब पर लेके आते हैं। बी आर गवई साहब के जो पिताजी थे वो अम्बेडकराइट थे। बी आर गवई साहब भी एक अम्बेडकराइट हैं, यानी कि वो आते हैं किससे? रिजेक्शनिस्ट स्ट्रीम ऑफ एंटी हिंदू मूवमेंट या हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट को मान सकते हैं आप। अब जो भी इस रिजेक्शनिस्ट स्ट्रीम से आता है, तो उसके दिमाग में कहीं न कहीं एक गुस्सा भरा होता है, उस इस धर्म के प्रति। और यही गुस्सा बी आर गवई साहब को, जो यही बचपन से सिखाया गया, उनको जो चला आ रहा है उनके घर में, उनके पिता की तरफ से, यही चीज़ बी आर गवई साहब की कोर्ट में निकल गई, जब किसी कोई विष्णु की तरह आया, विष्णु, मतलब विष्णु जी के लिए रिस्टोरेशन की बात करने आया, तो ये चीज़ निकल गई। आप देखेंगे कि अब चूँकि इसकी पूरी एक हिस्ट्री है, इसलिए कभी भी गवई साहब कोई दरगाह का अपना रिस्टोरेशन कराने आएगा, वो ऐसी बात नहीं करेंगे। चर्च का रिस्टोरेशन कराने कोई आएगा, वो बात नहीं करेंगे। क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, जो रिजेक्शनिस्ट मूवमेंट था, ये चीज़ें वहाँ से आई हैं और इसलिए ये सारी समस्याएँ हैं। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि भाई, ये जो आप हेट देखते हो ना हिंदुइज़्म के कारण, इसकी पूरी एक हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी है कि ये होता क्यों है। और यही क्रोनोलॉजी मैंने आपको इस वीडियो के साथ समझाने की कोशिश करी है। भाई, आधे घंटे करीब से ऊपर का वीडियो हो गया होगा मुझे लगता है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।